हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम बहादुर माथुर जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सौदागर सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेश्वर ठाकुर जी और परशुराम कुमार जी, सीमा गुप्ता, अरविंद सिंह जी और हमारे बीच में बड़े सहयोग देने वाले वकील साहब हैं विनीत गोस्वामी जी और मैडम सावित्री देवी जी और लाला रामवीर सिंह जी और बेटा सोनम, हर्षित, ओम, क्या नाम है, कार्तिक, सुजीत और सुजीत गुप्ता और परशुराम कुमार जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों सज्जनों, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी का गठन करने के लिए हम लोग 2018 से बातचीत आपस में करने के और 26 जनवरी 2021 को एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें विधिवत फैसला लिया गया पार्टी के नाम का कि अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के नाम से पार्टी बनाया जाए और उस मीटिंग में एक संगठन कमेटी बनाई गई जिसका संयोजक राम बहादुर माथुर जी को बनाया गया और एक संविधान सभा बनाई गई जिसका अध्यक्ष रामसागर गुप्ता को बनाया गया और पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। चुनाव आयोग के मार्ग निर्देशन के अनुसार पार्टी की गठन करने के लिए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी कागजात, सभी सदस्यों का वोटर आईडी, शपथ पत्र, पदाधिकारियों का शपथ पत्र तैयार करके और 15 अगस्त 2021 को विधिवत संगठन पार्टी का गठन किया गया और 6 सितंबर को सभी दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग को 6 सितंबर 2021 को आवेदन दिया गया। उसके बाद चुनाव आयोग अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हमें कई बार सुझाव दिए, उनके सुझाव के अनुसार हम और कागज पत्र तैयार करके दिए और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार 15-16 अक्टूबर को अखबार में न्यूज पब्लिकेशन किया गया पार्टी के नाम का और उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए चुनाव आयोग 6 सितंबर 2022 को हियरिंग के लिए सूचना दिया और उनके सूचना के अनुसार हमारी पार्टी के पदाधिकारी चुनाव आयोग गए, हमारी सुनवाई हुई और 7 सितंबर 2022 को पार्टी के मेल पर चुनाव आयोग का संदेश आ गया कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड कर दी गई है। इस खुशी में आज का ये 11 सितंबर 2022 को ये सभा करके सभी साथियों का स्वागत किया गया और लड्डू खिलाकर एक दूसरे को मुंह मीठा कराया गया और आज पार्टी को अब आगे गतिविधियां करने के लिए हम लोगों को विचार विमर्श करके और आगे काम करने की जरूरत है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी एक अलग तरह की विचार लेकर के, एक अलग तरह का फैसला लेकर के देश में एक अलग तरह का काम करने के लिए फैसला लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्षों से हमारे देश के लोगों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है कि भाई सभी पार्टियां चुनाव जीतने के
विचारणीय बात है कि लोगों का जो ये काम कहना है ये एकदम 100% सही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी संस्थान 8 साल में एक भी नहीं लगाया है और 23 से ज़्यादा सरकारी संस्थान बेच दिए, तो लोगों को भरोसा टूटना लाजमी है। विश्वास किसी पर कोई नहीं करेगा। इसी प्रकार से लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर, भारत की सरकार का गृह मंत्री अमित शाह लोगों को कहते हैं कि भाई वो तो चुनावी जुमले थे, तो कैसे भरोसा किया जाए कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है और किस पर कैसे भरोसा किया जाए। इसलिए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी का गठन करने से पहले एक अलग तरह का फैसला लिया है। पार्टी का गठन तो किया बाद में। सरकार का जो मतलब होता है, सरकार का जो कर्तव्य होता है, सरकार बनाने का जो कारण होता है, उस पर पहले पार्टी ने विचार किया कि सरकार बनाने का मतलब क्या है। तो मतलब यह होता है सीधे सीधे देहाती भाषा में कि सरकार बनाने का जो कारण होता है उसका मतलब होता है लोगों की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही का नाम है सरकार। इसी के लिए सरकार बनाई जाती है। जैसे न्याय के लिए न्यायालय का गठन हुआ है, इसी प्रकार से सरकार का जो काम है वो लोगों की जरूरतों को पूरा करने का, व्यवस्था करने का काम है। रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, चिकित्सा है। ये जो मूलभूत लोगों की जरूरतें की चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, सबका होगा मौलिक अधिकार। फिर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का सवाल है, खेल कूद का सवाल है, बुजुर्गों का मान सम्मान का सवाल है। इसलिए हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी का गठन करने से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार किया और एक ऐसा फैसला लिया जो देश में, दुनिया में किसी भी सरकार के सामने ये लक्ष्य नहीं है, ये विचार नहीं है। जो अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने ये फैसला लिया कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तो गर्भ में आने से लेकर कब्र में जाने तक की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की सरकार लेगी। जच्चा बच्चा की सुरक्षा, 2 बरस तक सरकारी खर्चा। इससे क्या होगा कि लोगों का जो आज चिंता है कि अगर किसी महिला को डिलीवरी होना है तो लोगों को चिंता हो जाता है कि भैया नर्सिंग होम में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, सरकारी अस्पताल का व्यवस्था खराब है और प्राइवेट वाला 20,000, 50,000, पता नहीं कहाँ तक उसका बिल जाके रुकेगा। इतना पैसा खर्चा होता है। साधारण आदमी जो 10,000, 5,000, 15,000 रुपये तनख्वाह कमाते हैं, उनका दयनीय हालत हो जाता है। सुन करके, विचार करके चिंता में डूब जाते हैं। इसलिए हमारी पार्टी ये फैसला लिया कि किसी भी माता पिता को ये चिंता नहीं होगा कि उसके बच्चे का प्रजनन कैसे होगा, उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। 2 बरस तक पूरा खर्चा देगी सरकार। आज हमारे सरकारी नियमों में कामकाजी महिलाओं का मैटरनिटी बेनिफिट के नाम पर 6 महीने का वेतन सहित उसको छुट्टी दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां इस कानून को लागू नहीं करती हैं।
लेकिन हमारी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो वो 6 महीना नहीं, एक छोटे बच्चे को पालन पोषण करने के लिए कम से कम तो 2 बरस का टाइम उसको चाहिए। आज आप देखिए, नजर उठा करके जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो बच्चे के जन्म देने के बाद वो नौकरी करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए मजबूरी में नौकरी करने जाती हैं, और वो छोटा बच्चा का पालन पोषण ढंग से होता नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने विचार किया कि ये चिंता दूर होगा कि सभी का पालन पोषण बढ़िया होगा, और ये चिंता नहीं रहेगा कि डिलीवरी में कितना खर्चा लगेगा। उसके बाद आज शिक्षा का हालात ऐसा हो गया है कि कोई भी सरकार है तो दिन पर दिन सरकारी स्कूलों का व्यवस्था बिगाड़ते जा रहे हैं, और सभी मंत्री संतरी जितने भी हैं इनडायरेक्ट बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुलवा रहे हैं जिनमें उनका ही पैसा लगा हुआ है, और जानबूझ के सरकारी स्कूलों का व्यवस्था खराब कर रहे हैं। हरियाणा का सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट में बच्चा पढ़ेगा तो ये सरकार 1100 रुपया देगी, और सरकारी में पढ़ेगा तो 500 रुपया देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट सरकारी को खत्म करना है, सरकारी टीचरों को बेरोजगार बनाना है और निजीकरण में ढकेलना है। इस प्रकार से जो दशा है लोगों का कि 70 से 80% तक कमाई लोगों की पढ़ाई और दवाई में खर्चा हो जाता है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, जिसका जो लेवल है कमाने का, चाहे वो छोटा आदमी है चाहे वो बड़ा आदमी है, जिस प्रकार का कमाई का स्तर है उसी हिसाब से उनका खर्चा हो जाता है। इसलिए हमारी पार्टी का फैसला है कि देश के हर गांव में, हर कस्बे में 12वीं तक सीबीएसई और राजकीय बोर्ड का स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया व्यवस्था 3 वर्ष में करके संचालित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हर गांव में 10 बेड का इमरजेंसी सेवा समेत हॉस्पिटल का व्यवस्था किया जाएगा, और प्राइवेट अस्पतालों से बढ़िया व्यवस्था किया जाएगा। हमारे देश का आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे ऐसे नियम कायदा कानून बना रहे हैं, ऐसे लोगों को दिखाते हैं मीठे मीठे बात में, मीठे मीठे जाल में फंसाते हैं, और प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करते हैं इसी फरीदाबाद में। नाम होता है कि ये ट्रस्ट की हॉस्पिटल है, इसमें सस्ता इलाज होगा। उसमें ट्रस्टी जितने भी हैं, ये बड़े बड़े पैसे वाले, ये बड़े बड़े मंत्री इनडायरेक्ट सब उसमें अपना पैसा लगाए हुए हैं, और इस प्रकार से सरकारी संस्थानों के तरफ, सरकारी स्कूलों के तरफ, सरकारी अस्पतालों को व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री उस पर सोच नहीं रहे हैं, लेकिन प्राइवेट का बढ़ावा देने के लिए इसी प्रकार से हमारे देश में जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, अडानी अंबानी जैसे, हमारे देश का जो 1% कॉर्पोरेट है, 130 करोड़ जनसंख्या में 1% लोगों के पास देश की मेहनत का सवाम की कमाई हुई संपत्ति 75% संपत्ति 1% लोगों पे इकट्ठा हो गई है। एक मोटी सी बात है कि जितनी भी संपत्ति है अगर वो 1% पे चली गई है, क्या वो कारण नहीं है कि 80% से ज्यादा लोग गरीबी के कारण बदहाल की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कहीं भी ऊंचा करोगे जमीन को तो आपको कहीं ना कहीं से जमीन को गड्ढा करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ संपत्ति इकट्ठी हो गई है तो वो कहीं ना कहीं से तो गई है। इनडायरेक्ट सभी का मेहनत का कमाई कुछ लोगों पे चली गई है, इसलिए हमारे देश में गरीबी का, भूखमरी का, बदहाली का हालत देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारी पार्टी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी
इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया है और जो नारा दिया है सबकी नौकरी सरकारी, नर हो या नारी, जब व्यवस्था बढ़िया होगा, सबका इनकम का गारंटी होगा, जो स्वयं कारोबारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी फेरी वाले हैं, सबके लिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो कम से कम 10,000 रुपया इनकम की गारंटी हर आदमी की होगी इस देश के अंदर। चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि 10,000 इनकम होना चाहिए। अगर 10,000 इनकम स्वयं रोजगार में कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको 15,000 की सरकारी नौकरी मिलेगी। इस प्रकार से जब व्यवस्था होगा तो हमारे देश से गरीबी खत्म होगी, हमारे देश में लोग खुशहाल होंगे, और जब लोग खुशहाल होंगे तो देश मजबूत बनेगा। मीठे भाषण देने के प्रधानमंत्री से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने से पूरा देश खुशहाल नहीं हो जाएगा, पूरा देश मजबूत नहीं हो जाएगा, आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा। आत्मनिर्भर तो कब होगा जब लोगों के पास इनकम होगा, हर आदमी को इनकम की गारंटी होगी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से आत्मनिर्भर देश नहीं बन रहा है। आज 11 सितंबर है, 15 अगस्त को जब हम लोग आज़ादी के 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और हमारे देश में पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लोग अब धीरे धीरे समझने लग गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कुछ है, करते कुछ है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। बड़ी ताजा घटना है, इंडिया गेट पर, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ जाम था। प्रधानमंत्री लोगों को भ्रमित करने का भाषण दिया कि ये गुलामी का निशानी है, राजपथ गुलामी की निशानी है। राजपथ रोड में राजपथ नाम रख देने से उसमें गुलामी की निशानी क्या है? किसी रोड को नाम बदल दो, स्टेशन का नाम बदल दो, इससे गुलामी खत्म हो जा रही है। ये मानसिक गुलामी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम इनसे सवाल करना चाहते हैं कि हमारा देश जब गुलाम था उस समय 1926 में मजदूरों का ट्रेड यूनियन एक्ट बना, क्या उसमें आपको गुलामी दिख रही है? मजदूरों का अधिकार खत्म करने के लिए अंग्रेजों के टाइम पर लड़ करके बनवाया गया कानून 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट आप कमजोर कर रहे हैं, आप गुलामी को हटा रहे हैं कि मजदूरों को खत्म कर रहे हैं। 1947 में बना हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो मजदूरों को नौकरी का, उनके अधिकार का सुरक्षा प्रदान करता है, आपने उसको कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया श्रम कोड ला करके। इसी प्रकार से किसानों का जो कानून था सब्सिडी देने का, उसको आपने खत्म करके एक नया काला कानून, किसान विरोधी कानून बनाया, जिसको हमारे देश के किसानों ने 1 बरस से ज्यादा आंदोलन करके आपको मजबूर कर दिया उस कानून को वापस लेने पर। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को जो आश्वासन दिया एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे, अब फिर अपने बात से मुकर रहा है, बना नहीं रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे देश के लोग 8 साल में ये समझ गए और लोग कहने लग गए हैं। आज हर आदमी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर दिया, सब परेशान हैं, चाहे वो मजदूर है, किसान है, नौजवान है, छात्र है। अग्निवीर के नाम पर अग्निपथ योजना ला करके और जो जवानों का सर्विस था, उनका पेंशन था, वो सब खत्म करने के लिए
4 वर्ष का अग्निपथ योजना ला दिया। अब छात्र नौजवान कह रहे हैं सरकार का कार्यकाल 5 साल, वो पेंशन लेती है 1-1, 2-2, 3-3, और नौजवानों छात्रों का, सैनिकों का कार्यकाल 4 साल। पर्दे के पीछे क्या है? जो हमारे देश में कानून है 5 साल पे ग्रेजुएटी का, ना 5 साल होगा ना ग्रेजुएटी का हक बनेगा। इसलिए उनको ऐसा बना दिया कि 4 साल काम करेंगे और उसके बाद उनको एक पैकेज दे दिया जाएगा, उनके तनख्वाह से ही काट करके, उनके वेतन से काट करके 4 वर्ष में जो अमाउंट इकट्ठा होगा वो उनको दे दिया जाएगा। इसलिए पूरा देश इस बात को समझ गया है कि ये बड़े कारपोरेटों को, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सारा ड्रामा करता है। अब तो लोग ये कहने लग गए हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये शब्दों का जादूगर है, ये जादू टोना की बात करता है, बात करता है चांद पे जाने का, आधुनिक भारत बनाने का, और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जादू टोना का बात करने लगता है। इसलिए देश समझने लग गया है, देश का हर तबका इस बात को समझ गया कि कितना बड़ा जालसाज है, कितना बड़ा झूठा है। इसलिए हमारी पार्टी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के गठन से पहले ही ये फैसला ले लिया कि हमारे देश के लोग, जो साधारण लोग हैं, अब तो पढ़े लिखे नौजवान जो ठीक नौकरी करते हैं, कमाते हैं, हवाई यात्रा भी कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेनों का किराया भी एसी का उतना हो गया है कि जितना हवाई जहाज का किराया लगता है। मेरे ख्याल से जो सुपर फास्ट गाड़ियां हैं उनका एसी का किराया हवाई जहाज के बराबर है। और ऐसा रेलवे का किराया का बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि मार्केट आधारित बना दिया, डिमांड का आधारित बना दिया। जितना डिमांड बढ़ेगा ऑटोमेटिक किराया का रेट बढ़ जाता है, और जो जितना फास्ट टिकट लेने में मशीन चलाता है, जितना बोली लगा देता है, 500 का टिकट 2500 तक चला जाता है। तो इस प्रकार का नरेंद्र मोदी नियम कायदा कानून बना दिया। बुलेट ट्रेन, जापान और चीन से बुलेट ट्रेन का फोटो लेकर के ये बिकाऊ मीडिया टेलीविजन पर बुलेट ट्रेन का फोटो दिखा दिया। अब लोग सोचे कि भाई नरेंद्र मोदी तो बुलेट ट्रेन ला दिया, अब टेलीविजन पे दिखा दिया, अब बुलेट ट्रेन ले लिया और किराया डबल चौगुना कर दिया, और 8 साल हो गया बुलेट ट्रेन तो आई नहीं। अब लोग कहते हैं कि तो बोला था काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में जाएगा, अमित शाह ने उसको जुमला कह दिया। ये तमाम किस्म की बातें हैं। इसलिए हमारी पार्टी फैसला लिया। बहुत आदमी को ख्वाब रहता हवाई जहाज पर चढ़ने का, और ऐसा साधारण आदमी, गरीब आदमी ऊपर मुंह करके हवाई जहाज देखता है, सोचता है कभी चढ़ लेते। इसलिए हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी फैसला लिया कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो साधारण आदमी को, महिला हो, जेंट्स हो, 60 वर्ष के बाद उनके ख्वाब पूरे किए जाएंगे, उनके सपने पूरे किए जाएंगे। हर आदमी को एक बार हवाई जहाज में चढ़ने का अवसर दिया जाएगा सरकार के पास, ताकि किसी के भी जिंदगी में ये ना रहे कि दुनिया छोड़ के जाने से पहले एक बार हवाई जहाज में नहीं चढ़े। उसका सपना पूरा किया जाएगा। तो हमारी पार्टी की सरकार, जो किसान अन्नदाता है, जिसके मेहनत से धरती माता का सीना चीर करके किसान अनाज पैदा करता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दी गर्मी बरसात मेहनत करता है किसान, और किसान से बड़ा दिल दुनिया में किसी का नहीं है। कोई 5 रुपया फेंक नहीं सकता है, लेकिन किसान अपनी सारी पूंजी खेत में मिट्टी में फेंक देता है, इस उम्मीद पर कि फसल 4 गुना होगा, और सूखा पड़ गया
बाढ़ आ गया उसका परवाह नहीं करता। और इसलिए हमारी पार्टी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी की सरकार जब आएगी तो किसानों का, चाहे वो छोटा किसान है, बड़ा किसान है, मझला किसान है, कम जमीन है, ज्यादा जमीन है, बगैर बिना भेदभाव के सबको उनके खेती के हिसाब से किसान को खाद बिजली पानी की व्यवस्था किया जाएगा। सरकार पूरा व्यवस्था करेगी। फसल का रख रखाव की व्यवस्था करेगी सरकार। किसान के उपज को साधारण तरीके से व्यापार मंडल बना के हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर, ताकि किसान को अपना उपज बेचने के लिए ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इसलिए व्यापार मंडल की व्यवस्था सरकार करेगी। इसी प्रकार से गांवों के अंदर, शहरों के अंदर जमीनों के झगड़े चल रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी जमीन कहाँ है, हमारी कागज में रजिस्ट्री में क्या लिखी गई है। शहरों में तो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर एक ही जमीन को 4-4 आदमी को बेच देते हैं। बाद में पता लगता है कि हमारी जमीन है तो हमारी जमीन है, रजिस्ट्री दाखिल खारिज हो गया और बाद में पता लगता है कि ये जमीन तो यहाँ है ही नहीं। डॉक्टर को पता है कि मरीज को, बीमार को टीबी की बीमारी है, कि कैंसर की बीमारी है, कि हड्डी का रोग है, कि दिल का रोग है। इसी प्रकार से पटवारी को मालूम होता है कि कितने नंबर खसरा, खतौनी नंबर, कितने नंबर किला का जमीन कहाँ है। आम आदमी को पता नहीं है कि जो नंबर दिया गया खतियान में वो उस नंबर का जमीन कहाँ है। वो तो जहाँ पटवारी कह देगा, जहाँ जमीन वाला कह देगा वहाँ मान लेगा। अब यही फरीदाबाद में दिल्ली के बॉर्डर से सटा हुआ खोरी गांव, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा, पैसे कमाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने किसी चहेते से याचिका लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये कौन पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी की जमीन वन विभाग की है और ये लोग बसे हैं, अवैध है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से खोरी गांव को तोड़ दिया गया। इसी प्रकार से अभी बहुत थोड़े टाइम हुआ कालिंदी कुछ जमुना पार्क, बहुत कई मंजिला, वकील साहब को पता होगा, कई मंजिला बिल्डिंग है जी, सुपर टेक, कितना मंजिला, 32 मंजिला, 40 मंजिला बिल्डिंग बन गया, अवैध बन गया। सरकार सो रही थी, किसी ने याचिका लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया। अब कोर्ट के ऑर्डर को तो मानना पड़ेगा, उसको तोड़ दिया गया। हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी चाहे वो बिल्डिंग अमीर बनाया या गरीब की झोपड़ी बना, उसमें जो लगा देश की संपत्ति लगी, किसी बड़े टाटा बिरला का बिल्डिंग बना, इसका मतलब वो संपत्ति हमारे देश की संपत्ति नहीं है क्या? उस व्यक्ति की संपत्ति है। हमारे देश की सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये कई करोड़ों अरबों खरबों का संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति एक ऑर्डर पर धड़ाम तोड़ दिया जाता है अवैध के नाम पर। किसका तोड़ दिया? पहले तो बनने दिया और फिर बनने के बाद उसको तोड़ दिया गया। सवाल अमीर और गरीब का एक तरफ रख दिया जाए, उसका अल्टरनेट व्यवस्था हो सकता है। उसका अगर वो अवैध बन गया तो सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को उसका देश के हित में इस्तेमाल करने के लिए फैसला लेना चाहिए था। तोड़ के नष्ट करने से किसका भला हो गया? अगर वो अवैध बन गया, उसको ऐसा फैसला लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, कि जो अवैध बनाया है काला धन कहीं से ला लिया है, क्योंकि इतना पैसा कहाँ से आ गया उनके पास? कहीं ना कहीं से तो काला धन लाया, तो कहीं ना कहीं से लाया, तो देश के लोगों की कमाई है, देश की संपत्ति है, इसलिए ऐसा फैसला लेना चाहिए था।
कि वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाती और राष्ट्र के लोग का काम होता। इस तरह का फैसला होना चाहिए। हमारे अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो अवैध और वैध के नाम पर जो आज बुलडोजर चल रहे हैं और हमारे देश के लोग खुश होते हैं, उसका कारण क्या है? जो रोगिया को भावे वो बैदा फरमावे। अगर किसी का घर आगे है और रोड में पड़ गया और उसका टूट रहा है तो बाकी लोगों को खुशी होने लगती है, मजा आने लगता है। इसी प्रकार से अगर किसी का टूट रहा है तो जिसका नहीं टूट रहा उसको दुख नहीं हो रहा, उसको खुशी हो रही है। अब सरकार की मानसिकता क्या है? सरकार की मानसिकता ये है कि उसका तोड़ेंगे एक आदमी का तो 130 करोड़ में बाकी जितने लोग हैं वो सब हमसे खुश होकर के वोट दे देंगे। ये सारा मानसिकता वोट का है। सवाल उस प्रॉपर्टी को तोड़ने का ना तोड़ने का सवाल एक तरफ रख दीजिए, लेकिन सरकार के सामने मानसिकता ये है कि सरकार सोचती है कि कौन ऐसा काम करे कि दो आदमी को रगड़ देने से सारा देश खुश हो जाए और वोट हमें दे दे। किसी हिंदू को किसी मुसलमान को पैसा देके मरवा दो ताकि हिंदू खुश हो जाए और हिंदू का सब वोट मिल जाए। ये बताइए, किसी हिंदू को मुसलमान मारता है उसमें किसका स्वार्थ हो सकता है? यह सोचने की जरूरत है। अगर निष्पक्ष जांच किया जाए तो पता लगेगा कि कौन मरवाया है। जो मारने वाला उसके पीछे हाथ किसका है। हम समझते हैं कि कोई हिंदू को कोई मुसलमान मारता है तो उसको पता है कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुसलमान मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए धार्मिक नाम पर वो कत्ल नहीं हो रहा है। साजिश के नाम पर, साजिश के आड़ में वो कत्ल करवाया जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से मरवाया जा रहा है, मुसलमान को हिंदू से मरवाया जा रहा है ताकि वोट का बंटवारा हो जाए और जिसकी बहुमत है, जिसकी संख्या ज्यादा है, उसको वोट मिल जाए। अब ये वोट की राजनीति कितना घटिया राजनीति हो गई है। भाई, राजनीति का मतलब लोगों की जरूरतों को पूरा करने का, व्यवस्था करने की राजनीति का नाम है, लेकिन यहाँ तो वोट की राजनीति करनी है। वोट लेने का व्यवस्था बनाना है, तो वोट कैसे ज्यादा मिलेगा ऐसा नेता हिसाब बना देते हैं, अंदर से कुछ ऊपर से कुछ। इसलिए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी, जिस प्रकार से नाम है मानवतावादी, 100% इंसानियत को लागू करने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी और हमारी पार्टी की सरकार कार्यपालिका, न्यायपालिका को दुरुस्त करने के लिए, विधायिका को दुरुस्त करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कानून लाएगी ताकि जो आज अग्निवीर बनोगे तो कोई पेंशन नहीं मिलेगा और विधायक बनोगे 2 बार तो 2 बार, एमपी बनोगे 4 बार तो 4 बार का पेंशन लोगे। ये सब के ऊपर हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो बिल लाएगी और देश में एक जैसा नीति बनेगा, चाहे वो एमपी है, एमएलए है, साधारण इंसान है, पेंशन मिलेगा तो सबको एक जैसा मिलेगा, एक बराबर, एक मापदंड होगा। इसको कहते हैं एक देश एक नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, एक देश एक नीति, वो कथनी और करनी में दूर दूर तक फर्क पड़ता है। अब नाम रख दिया गुलामी का निशान खत्म करने के लिए, राजपथ को कर्तव्य पथ, और गुलामी का मानसिकता। हालांकि नरेंद्र मोदी आजाद भारत में जन्म लिया, हम भी आजाद भारत में जन्म लिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के पिताजी गुलाम भारत में थे। अब कहा जाता है कि वो चाय बेचते थे। क्यों कहा गया ये? चाय बेचने वाले बेचारे खुश हो जाए। अब ये नहीं समझते कि नरेंद्र मोदी सूट बूट पहन के घूमता है तो सब चाय वाले घूमते हैं क्या सूट बूट पहन के? वो चाय बेचने वालों को ये समझना पड़ेगा। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी,
नरेंद्र मोदी के पिताजी, हमें नहीं पता वो चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे। अब बात आ रही है कि वो स्टेशन ही बाद में बना है। जिस स्टेशन की बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी के पिताजी चाय बेचते थे और नरेंद्र मोदी का टेलीविजन में दिखाया गया कि कच्छा पहन के चाय लेके दौड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये जो दिखाया गया ये सब झूठ साबित हो रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के भाषण में जवाहरलाल नेहरू, मतलब कांग्रेस को नीचा गिराना है, बीजेपी को ऊपर उठाना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम ले लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले लो कि भाई प्रधानमंत्री तो ये बन रहे थे और बेईमानी से जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उस समय सबसे सुपीरियर, सबसे सम्मानित अगर देश में आजादी के आंदोलन में कोई था तो वो महात्मा गांधी थे। बेशक सभी का विचारधाराएं अलग थी, सभी आंदोलनों के, आजादी के आंदोलनों के धाराएं अलग थी, लेकिन सब लोग मिलजुल करके महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। और महात्मा गांधी अपने तजुर्बे के हिसाब से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम इसलिए रखा कि उनको दिखा कि प्रधानमंत्री पद का निर्वाह जवाहरलाल नेहरू बढ़िया कर सकते हैं और गृह मंत्री का निर्वाह सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकते हैं। उस हिसाब से किया गया और बढ़िया दोनों ने मिलकर निर्वाह किया। लेकिन अब बाद में जो गुलाम भारत में नहीं था, आजाद भारत में पैदा हुआ, इसको ख्वाब आ गया, इसको सपना दिख गया कि जवाहरलाल नेहरू सब काम गलत कर दिया। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आपके पिताजी थे, आपके पिताजी को जवाहरलाल नेहरू से बड़ा बन जाना चाहिए था। आप अपने पिताजी को कोसिए कि जवाहरलाल नेहरू के जगह पे आपके पिताजी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। जब आप थे नहीं, आपके पिताजी कहीं गिनती में थे नहीं, तो आपको लोगों में भेद पैदा करने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए भाषण दे रहे हैं, अपने मुंह मिठा बन जाते हैं। और लोग अब कहने लग गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्दों का जादूगर है, जादू टोना करता है। इसलिए ये आधुनिक भारत है, लोग अब पढ़ लिख लिए हैं, लोग समझने लग गए हैं, वो आपके झांसे में आने वाले अब नहीं है और पूरा देश विपक्ष एक हो रहा है। अब हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, उसमें मजदूरों का सवाल है। मजदूरों का पूरा नौकरी का जॉब सुरक्षा का कानून होगा और उनके 100% अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार से खेतिहर मजदूर है, मनरेगा मजदूर है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, सभी की होगी सरकारी नौकरी, सब लोग को इनकम की गारंटी होगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो देश के अंदर बीजेपी, नरेंद्र मोदी जुमलेबाजों की सरकार को हटाने के लिए सरकार बनाना है, तो पूरा विपक्ष एक होकर के अब नारा देने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ पूरा विपक्ष एक हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा समझदार है, सबसे ज्यादा दमदार है, देश और दुनिया में नाम का डंका बज रहा है, तो सबकी नौकरी सरकारी कर सकते हैं, हाँ तो करो ना तो हटो। किसानों का एमएसपी गारंटी कर सकते हैं, हाँ तो करो ना तो हटो। मजदूरों का नौकरी की गारंटी कर सकते हैं, हाँ तो करो ना तो हटो।
इसी प्रकार से रेहड़ी पटरी वाले घूमने वालों का इनकम गारंटी देश के हर आदमी का 10,000 रुपए का इनकम का गारंटी कर सकते हो। हाँ तो करो ना तो हटो। देश चल दिया है, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो का नारे के साथ पूरा देश 130 करोड़ दिल्ली आने को तैयार हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मोदी बचाओ देश भगाओ के नारे के साथ, मोदी भगाओ देश बचाओ, सॉरी मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ देश जाग रहा है। और ये जो पूरा देश बेच रहा है, लोग तो अब ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है ये संस्थान घाटे में जा रही है इसलिए बेच रहा है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते इसलिए बेच रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि घाटे में सौदा जो जाएगा वो कोई खरीदेगा, जो प्राइवेट वाला खरीद रहा है, घाटे वाला संस्थान वो खरीदेगा। अरे घाटा में करके बेचा जा रहा हो तो मुनाफा कमाएगा। और सरकार नरेंद्र मोदी तुम घाट सरकारी संस्थान को नहीं चला सकते तो प्रधानमंत्री देश चलाने का तुम्हारा क्या हक है, क्या अधिकार है? जब तुम सरकारी संस्थान नहीं चला सकते तो देश चलाने का, देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकारी संस्थान बचाओ, देश बचाओ और नरेंद्र मोदी को भगाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी का स्वागत करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए और अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन का खुशी जाहिर करते हुए और अगला पूरे देश के अंदर सदस्यता अभियान चलाने का आह्वान करते हुए अपना स्थान लेते हैं। धन्यवाद।